दोस्तों ये सब इक्वेशन जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये कोई मामूली इक्वेशंस नहीं, ये कोई मामूली फॉर्मूले नहीं, बल्कि ये कुछ ऐसी इक्वेशंस हैं जिन्होंने इस दुनिया को बदला था। हम अलग अलग थ्योरीज को पढ़ते हैं, हम साइंस में अलग अलग मॉडल्स को बनाते हैं, पर समय समय पर कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं जो कि इस दुनिया को बदलने की ताकत रखती हैं। जैसे कि आप आइंस्टीन की रिलेटिविस्टिक इक्वेशंस को तो जानते ही होंगे कि कैसे उन्होंने हमको क्लासिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड सोचने पर मजबूर कर दिया। इसी तरह से आप इन सारी इक्वेशंस को देख सकते हो, ये सब वो इक्वेशंस हैं जिन्होंने इस दुनिया को बदला था। यहाँ पर टोटल हम 17 इक्वेशंस की बात करेंगे जिनको 2013 में मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट आयन स्टीवर्ट ने अपनी बुक में पब्लिश किया था, जिसका नाम था 17 इक्वेशंस दैट चेंज्ड द वर्ल्ड। तो आज हम इन्हीं 17 इक्वेशंस को इस वीडियो के अंदर समराइज करने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो मैथमेटिक्स इस दुनिया में हर जगह पर मौजूद है, जिसने हजारों तरीकों से हमको इस दुनिया को देखने के तरीके दिखाए हैं। इसलिए स्टार्टिंग में हम कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस को जानेंगे, उसके बाद हम फिजिक्स की ओर बढ़ेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1, पाइथागोरस थ्योरम। आई नो ये थ्योरम आपके लिए काफ़ी कॉमन है, पर इस थ्योरम ने ज्योमेट्री को समझने के लिए हमारी फाउंडेशन को डेवलप किया था। ये थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के बीच की रिलेशनशिप को दर्शाता है। इसका ये कहना है कि अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल की दो शॉर्ट साइड्स के स्क्वायर को ऐड करो, देन इन दोनों को जोड़ो, तो आपको तीसरी लॉन्ग साइड का स्क्वायर मिल जाएगा, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। पर यह पाइथागोरस थ्योरम केवल फ्लैट प्लेन पर ही वर्क करता है, और इसी कारण ये रिलेशनशिप हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है। पाइथागोरस थ्योरम से आप एक्चुअल में नॉर्मल, फ्लैट, इक्लूडियन एंड नॉन इक्लूडियन ज्योमेट्री को आपस में डिस्टिंग्विश कर सकते हो। उदाहरण के लिए अगर आप किसी स्फीयर के सरफेस पर राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करो, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि वो राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करे। ना दूसरी इक्वेशन है हमारे पास लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स असल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अपोजिट और इन्वर्स होते हैं, और इनका यूज़ अलग अलग बेस सिस्टम में किया जाता है। पर इसके बेसिस के साथ साथ इसको जो चीज़ खास बनाती है वो है इसकी एक प्रॉपर्टी। देखिए लॉग a इंटू बी होता है लॉग a प्लस लॉग b, और लॉगरिथम की ये प्रॉपर्टी लॉगरिथम्स को सबसे ज़्यादा यूज़फुल बनाती है। इस प्रॉपर्टी के काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉगरिथम्स ने मल्टीप्लिकेशन को सिंपल एडिशन में बदल दिया। और पुराने ज़माने में जब हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स नहीं थे, देन बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई कराने के लिए सबसे स्पीडी तरीका था वो था लॉगरिथम्स। साथ ही साथ इसका यूज़ समुद्रों के रास्ते में भी किया जाता था। बड़े बड़े जहाज लॉगरिथमिक टेबल का यूज़ करते थे। लॉगरिथम्स जिसने उस समय हमारी दुनिया को बदल दिया था, और वो कैसे बदला था अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ। नाउ तीसरी इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कैलकुलस। देखिए हम लोगों को स्टार्टिंग से ही चीज़ों के बदलाव के बारे में काफ़ी रुचि रही है कि चीज़ें कैसे चेंज होती हैं, कितने फास्ट उनका रेट ऑफ मेजर होता है। इन सारे रेट ऑफ चेंज को हम कैलकुलस से मेजर करते हैं, और कैलकुलस मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट और ज़्यादातर इंजीनियर्स का एक एसेंशियल टूल है। इसमें मेनली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात होती है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंस करना एंड डिवीज़न करना, लेकिन इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि कई सारे स्मॉल पार्ट्स को आपस में जोड़ना, उनको इंटीग्रेट करना। डिफरेंशिएशन पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, और इंटीग्रेशन पर मैं जल्द ही वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। नाउ हमारे पास चौथी इक्वेशन है लॉ ऑफ ग्रेविटी। बेसिकली न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में आप सब पहले से ही जानते होंगे कि ये दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका फार्मूला है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इंटू g। यहाँ पर एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी है, जिसको हम कैपिटल G कहते हैं, और यहाँ पर जो r है वो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस को दिखाता है। पर ये जो लॉ है ये साइंटिफिक हिस्ट्री में काफ़ी इसेंशियल माना जाता है, क्योंकि इसने ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को परफेक्टली एक्सप्लेन कर दिया था। इसने हमको परफेक्टली ये बताया था कि आखिर प्लेनेट कैसे मूव करते हैं। ग्रेविटी के यूनिवर्सल नेचर के बारे में बताया था। ये समझाया था कि पृथ्वी पर ग्रेविटी कैसे काम करती है।
सोलर सिस्टम में ग्रेविटेशन कैसे वर्क करता है, यही नहीं पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटी किस प्रकार से काम करती है, न्यूटन ने हमको एक्सप्लेन किया था। और न्यूटन की ग्रेविटी का आइडिया लगभग 200 सालों तक परफेक्टली चला भी, जब तक आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी नहीं आई। आप खुद ही सोचिए कि न्यूटन के लॉस के कारण उस समय जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन हम लोग करते थे वो सब न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ को ध्यान में रखकर करते थे। अब पांचवी इक्वेशन है स्क्वायर रूट ऑफ -1। देखिए, मैथमेटिशियंस हमेशा इस आइडिया पर बात करते रहते हैं कि आखिर नंबर्स एक्चुअल में क्या है। उन्होंने नेचुरल नंबर्स को खोजा, नेगेटिव नंबर्स को खोजा, फ्रैक्शंस, रियल नंबर, प्राइम नंबर, हर एक नंबर को डिफरेंशिएट किया। पर जब बात स्क्वायर रूट ऑफ -1 की आती है देन यहाँ पर उसको कहा जाता है आई, यानी कि आयोटा। और इस आयोटा ने बिल्कुल नंबर्स की एक नई ब्रांच को जन्म दिया जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आज के समय में हर जगह पर, चाहे वो मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग, हर जगह पर कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होता है। नाउ अब हम 6th इक्वेशन को जानेंगे जो कि है यूलर पॉलीहेड्रा फॉर्मूला। आप सब पॉलीगन्स को तो जानते ही होंगे, तो पॉलीगन्स के 3 डायमेंशनल वर्जन को हम पॉलीहेड्रा कहते हैं, जैसे कि क्यूब, पिरामिड, प्रिज्म इसके एग्जाम्पल है। अब किसी भी पॉलीहेड्रा के कॉर्नर्स को हम कहते हैं वर्टेस, और जो लाइन 2 वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट करती है उसको हम कहते हैं एज। और इसमें अलग अलग फेसेस भी होते हैं। जैसे अगर आप क्यूब को कंसीडर करो तो इसमें 8 वर्टिसेस होती हैं, 12 एजेस होते हैं एंड 6 फेसेस होते हैं। तो अगर आप सारी वर्टिसेस और फेस को ऐड करो और उसको एज में से सब्ट्रैक्ट करो तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 8 + 6 - 12 यानी कि 2। तो यूलर पॉलीहेड्रा फॉर्मूला ये कहता है कि जब तक पॉलीहेड्रा वेल बिहेव्ड यूनिफॉर्म शेप में है देन अगर आप उसके फेस और वर्टेस को ऐड करो एंड इसमें एजेस को सब्ट्रैक्ट करो देन हमेशा आपको आंसर 2 मिलेगा। और ये सिनेरियो तब भी वैलिड है जब पॉलीहेड्रा के पास 4, 8, 12, 20 एंड एनी नंबर ऑफ फेसेस हो। और ये लकी ऑब्जर्वेशन ये पहला एग्जाम्पल था जिसको हम कहते हैं टोपोलॉजिकल इन्वेरिएंट, और इसने टोपोलॉजी की डेवलपमेंट में भी रोल प्ले किया है। और टोपोलॉजी मॉडर्न फिजिक्स में काफ़ी एसेंशियल है। नाउ अब हम 7th इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि बेल कर्व ग्राफ के जैसा दिखता है और इसका यूज स्टैटिक्स में किया जाता है। ये नॉर्मल कर्व फिजिक्स, बायोलॉजी और यहाँ तक कि सोशल साइंस में भी यूज होते हैं। और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज ग्रुप की इंडिपेंडेंट प्रोसेस के बिहेवियर को दर्शाता है। नाउ अब अगली इक्वेशन है हमारे पास वेव इक्वेशन। दरअसल ये डिफरेंशियल इक्वेशन वेव की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करती है कि वेव समय के साथ कैसे इवॉल्व होगी, कैसे चेंज होगी। यानी कि वेव इक्वेशन सभी वेव्स के बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है। भले ही वो गिटार से आई हुई वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की वेव हो, पानी में फेंके गए एक पत्थर से जो वेव जनरेट हुई है वो वेव हो, या फिर सन से आ रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो। हर जगह पर पूरे यूनिवर्स में जब भी वेव्स की बात होती है देन वेव इक्वेशन ही काम आती है। और वेव्स का केवल एक ही काम होता है, केवल और केवल एनर्जी को कैरी करना। तो अगर हम वेव इक्वेशन को जान जाते हैं देन हम वेव से जुड़ी हुई सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ 9th इक्वेशन है हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म। दरअसल फोरियर ट्रांसफॉर्म कॉम्प्लेक्स वेव स्ट्रक्चर्स जैसे कि ह्यूमन की स्पीच इसको अंडरस्टैंड करने का एक एसेंशियल टूल है। सपोज कोई भी मैसिव वेव फंक्शन जैसे कि कोई पर्सन बात कर रहा है तो उसकी रिकॉर्डिंग, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म उस मैसिव वेव फंक्शन को ब्रेक कर देगा और हमको कई सारी सिंपल वेव्स के कॉम्बिनेशन दे देगा जिनकी एनालिसिस करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म आज की मॉडर्न सिग्नल प्रोसेसिंग, इनकी एनालिसिस और डेटा इंक्रिप्शन में एक काफ़ी एसेंशियल टूल है। नाउ 10th नंबर पर आती है नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन। जिस तरह वेव इक्वेशन होती है उसी तरह ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, पर ये फ्लूइड के बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है। जैसे कि वो फ्लूइड फ्लो जो कि किसी पाइप में से फ्लो हो रहा हो, मिल्क जो कि आप कॉफ़ी में मिक्स कर रहे हो, वो एयर जो कि एरोप्लेन के विंग से फ्लो हो रही हो, एंड वो एयर जो कि किसी चीज़ को जलाने से फ्लो हो रही हो। इन सब फ्लूइड के बिहेवियर के अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन हमको नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन में देखने को मिलते हैं। और ये चीज़ हमारे कंप्यूटर्स को अलाउ करती है कि हम उन फ्लूइड के मोशन के सही बिहेवियर को सिमुलेट कर पाएँ। पर इसके एग्जैक्ट सॉल्यूशन को फाइंड करना आज भी एक ओपन क्वेश्चन है, जिसको अगर कोई सॉल्व कर लेता है देन उसको क्ले इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स के द्वारा $1 मिलियन का प्राइज दिया जाएगा। यानी कि ये 1 ऑफ द 7 $1 मिलियन प्रॉब्लम है।
नाउ 11th नंबर पर आते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन। बेसिकली ये 4 डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच के रिलेशंस और उनके बिहेवियर को समझाती हैं। ये मैक्सवेल्स इक्वेशन बिल्कुल उसी तरह से काम करती हैं जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वर्क करते हैं। मैक्सवेल की इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की फाउंडेशन है जिसको आप डे टू डे स्केल पर देख सकते हो, और साथ ही साथ आज के मॉडर्न फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर लाई करती है। तो जब भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में वर्क करेंगे तो उनको मैक्सवेल इक्वेशन के द्वारा ही गवर्न किया जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इस यूनिवर्स की 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। नाउ 12th इक्वेशन है हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको ये कहता है कि किसी भी क्लोज सिस्टम की एंट्रोपी हमेशा स्टेडी रहेगी या फिर बढ़ेगी, कभी भी डिक्रीज नहीं होगी। और थर्मोडायनेमिकल एंट्रोपी सिस्टम की डिसऑर्डरनेस को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी सिस्टम हमेशा अपनी डिसऑर्डर्ड स्टेट में जाना चाहेगा। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की उन इक्वेशंस में से है जहां पर टाइम मैटर करता है। ज़्यादातर फिजिकल प्रोसेस को आप रिवर्स कर सकते हो, इक्वेशन को बैक ट्रेस कर सकते हो, वो भी चीज़ों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाए बिना। पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमेशा केवल एक सिंगल डायरेक्शन में ही चलता है। अगर आप हॉट कॉफ़ी के कप में आइस क्यूब को डालोगे तो हम हमेशा आइस क्यूब को पिघलता हुआ देखते हैं, ना कि कॉफ़ी को फ्रीज होता हुआ देखते हैं, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमेशा डिसऑर्डर स्टेट में जाने को कहता है। नाउ 13th इक्वेशन है रिलेटिविटी। बेसिकली आइंस्टीन वो इंसान थे जिन्होंने फिजिक्स के कोर्स को रेडिकली बदल दिया था अपनी स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी के द्वारा। उनकी रिलेटिविटी थ्योरी कुछ ऐसे आइडियाज़ को लेकर आई थी जो कि वाकई अमेजिंग थी, जैसे कि रिलेटिविस्टिक टाइम, स्पीड ऑफ लाइट लिमिट, हाउ एनर्जी और मास इक्विवेलेंट। साथ ही साथ जैसे उन्होंने ग्रेविटी को डिस्क्राइब किया है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा चेंज हुआ था। उन्होंने ग्रेविटी को एक अलग ही न्यू मॉडल में रिप्रेजेंट किया था जो कि अब तक का मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है। नाउ 14 इक्वेशन है श्रोडिंगर इक्वेशन। बेसिकली ये क्वांटम मैकेनिक्स की मेन इक्वेशन है। जिस तरह जनरल रिलेटिविटी हमारे लार्ज स्केल यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करती है, वहीं एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में श्रोडिंगर इक्वेशन हमको डिस्क्राइब करती है। क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी मॉडर्न एज की 2 सक्सेसफुल थ्योरीज मानी जाती हैं जिनके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन अप टू डेट उनके प्रेडिक्शन से मैच करते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। न्यूक्लियर पावर, सेमीकंडक्टर बेस्ड कंप्यूटर, लेजर्स, ये सब क्वांटम फिनोमेना से ही डिस्क्राइब होते हैं। नाउ 15th इक्वेशन है हमारे पास इंफॉर्मेशन थ्योरी। यहाँ पर जो आप इक्वेशन देख रहे हो वो दरअसल है शैनॉन इंफॉर्मेशन एंट्रोपी। ऐसे तो थर्मोडायनेमिकल एंट्रोपी हमको डिसऑर्डर का मेजर देती है, पर इस केस में शैनॉन इंफॉर्मेशन एंट्रोपी किसी मैसेज के इंफॉर्मेशन कंटेंट को मेजर करती है, जैसे कि बुक या फिर कोई पिक्चर जो कि आप इंटरनेट पर शेयर करते हो। देन उस मैसेज की शैनॉन एंट्रोपी ये रिप्रेजेंट करती है कि आखिर वो कौन सी लोअर लिमिट है जहाँ तक मैसेज को कंप्रेस किया जा सकता है किसी कंटेंट को लूज किए बिना। और शैनॉन एंट्रोपी मेजर ने इन्फॉर्मेशन की मैथमेटिकल स्टडी की शुरुआत की, जिसका रिजल्ट ये है कि आज हम अपने नेटवर्क्स पर कम्युनिकेट कर पाते हैं। नाउ 16th इक्वेशन है कियोस थ्योरी। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो ये है मेज लॉजिस्टिक मैप। ये डिस्क्राइब करती है कि कोई प्रोसेस टाइम के साथ कैसे इवॉल्व करेगी। मैं आपको यहाँ पर डबल पेंडुलम का एक वीडियो दिखाता हूँ। डबल पेंडुलम एक्चुअल में क्योटिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। डबल पेंडुलम को आप सेम पॉइंट से चाहे जितने बार भी छोड़ो, लेकिन हर बार वो अपने पुराने पाथ को ट्रेस नहीं करेगा। मतलब सेम इनिशियल कंडीशन डिफरेंट रिजल्ट को जन्म दे सकती हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। वैसे वेदर भी इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। एंड मैं कियोस थ्योरी पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। नाउ अब हमारी लास्ट इक्वेशन है ब्लैक सोल्स इक्वेशन। आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पर गलत टाइप किया है, सोल्स की जगह ब्लैक होल होना चाहिए था, पर यहाँ पर मैंने करेक्ट टाइप किया है। दरअसल फाइनेंस एक्सपर्ट और ट्रेडर्स के द्वारा इसका यूज़ होता है डेरिवेटिव के प्राइस को फाइंड करने के लिए। दरअसल डेरिवेटिव ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि स्टॉक्स, और ब्लैक सोल्स इक्वेशन फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स को ये अलाउ करती है फाइनेंशियल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने में डेरिवेटिव और अंडरलाइंग एसेट की प्रॉपर्टी के बेस्ड पर। तो ये थी वो 17 इक्वेशंस जिन्होंने इस दुनिया को बदला था। एंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा।
और आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए कि इनमें से आपकी सबसे फेवरेट इक्वेशन कौन सी है, और साथ ही साथ वो इक्वेशन आपके लिए क्यों फेवरेट है, इसका जवाब भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।